ये क्या कहता है? असर्शन रीजन का सवाल है। इन कॉन्टेम्पररी टाइम्स मीडिया एंड द इंटरनेट हैव एमर्ज्ड एज पावरफुल सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। यानी आज के समय में या समकालीन समय में मीडिया और इंटरनेट, भाई आज से 200 साल पहले तो टीवी में न्यूज नहीं देखते होंगे आपके घर वाले, मतलब आपके घर वाले भी नहीं थे, उनके हमारे पूर्वज पूर्वज कहेंगे, है ना, फोर फादर्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बात है यहाँ पे कि जो समय समय पे समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, समाजीकरण के तरीके बदलते हैं। इंटरनेट से जो मूवीज आप देख रहे हैं उससे, कार्टून जो आप देख रहे हैं उससे, टीवी पे अगर आप एड भी देख रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं घर के काम में महिलाओं को लिया जाता है और बाहर एडवेंचर काम में पुरुषों को लिया जाता है, तो ये कहना जो है, ये स्टीरियोटाइप कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं सोशलाइज कर रहे हैं बच्चे को या दिमाग को कि ये सही है, कि वो सही गलत या समाज में कैसे रहते हैं, क्या तौर तरीके, क्या पहनते हैं, ये सब मूवीज से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत बार, है ना। या जो इंटरनेट है उससे आप देखते हैं बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड है, मीम कल्चर आ गया तो मीम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात तो सही है कि गलत है? बिल्कुल सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, क्योंकि मीडिया क्या है? सेकेंडरी एजेंट है, फैमिली प्राइमरी है। Children's attitudes, beliefs and values are significantly influenced by the content they consume through digital platforms outside of their immediate family. कि बच्चों का जो दृष्टिकोण है, वो विश्वास या मूल्य जो उनके अंदर बनते हैं, बिलीफ्स बनते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो आपका बच्चा देख रहा है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ये कहता है कि मूवीज सिर्फ मूवीज हैं, कितनी भी खराब बात आप मूवीज में सिखाओ उसका इम्पैक्ट व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा। या एनिमल जैसी मूवीज, वैसे तो वो अडल्ट रेटेड है, ए रेटेड है, बट वो ए रेटेड भी इसलिए क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें 18 साल से कम उम्र या एक विकसित होते हुए बच्चे के लिए ठीक नहीं है। या पोर्नोग्राफी बैन है अगर हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, जहां है भी तो मुझे नहीं लगता कि किड्स के लिए होगी, है ना। तो ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग पे इंपैक्ट डालेंगे ये सब चीजें, और एक पर्टिकुलर एज तक तो ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि बच्चे का माइंड जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद आप चूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे अब मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल हो गया सामाजिकरण में। बेंड्यूरा की थियोरी भी है इस पे, ठीक। तो ये बात हुई, ये बात भी सही है, दोनों सही हैं, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है। 84% लोग सही जवाब दे ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17। ये क्या कहता है? अ 4-year-old चाइल्ड बिलीव्स दैट द सन इज एंग्री। एक 4 साल का बच्चा है जो मानता है कि जो सूरज है उसको गुस्सा आ गया सन को, बिकॉज इट इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। गुस्सा आ गया, या इसको आप फियर भी रख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि वो, या एंग्री है तो कई बार बच्चे छिप भी जाते हैं, दोनों ही बातें सही हैं, कि भाई सूरज छिप गया है बादलों के पीछे क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है, वॉट। तो ये क्या है? या बहुत तेज धूप निकल आई, सूरज को गुस्सा आ रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ही बातें क्या दर्शाती है कि ये इंटेंशनली तो सूरज नहीं कर रहा होगा ऐसा। ह्यूमन लाइक क्वालिटीज जब आप डाल देते हैं नेचर में या बाकी नॉन लिविंग थिंग्स में, तो लिविंग को, नॉन लिविंग को भी लिविंग समझने लगते हैं, तो वो एनिमिज्म है। पियाजे की थियोरी में सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष में ये जीववाद आता है। बात सही है? एक बच्ची है मान लो और उसको चोट लग जाए, ऐसा आप सबने बचपन में देखा ही होगा, और किसी टेबल से, तो आपकी माताजी आकर के अगर 2 थप्पड़ लगा दें, बच्चा रोने लगता है, तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, जमीन को कह दे आपने चींटी मर गई, चलो कोई बात नहीं, कि इसको भी हर्ट हुआ है। बराबर चल रही है बात, है ना, कि दोनों तरफ आग बराबर लग रही है। का मतलब क्या है? वो वाला नहीं जो आप मूवीज में देखते हैं, वो कि भाई इस टेबल ने तेरे को लगाया, 2 थप्पड़ इसको भी लगा दे, टेबल को भी, है ना। तो ये क्या है? बच्चे को लग रहा है हाँ अब इसको भी चोट लगी होगी, जबकि टेबल को थोड़ी चोट लगेगी। तो वो निर्जीव को भी सजीव समझता है, लिविंग को भी नॉन लिविंग समझता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ये कहता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कोहलबर्ग का जो लास्ट स्टेज है, आखिरी थर्ड लेवल है, जिसमें 5th और 6th स्टेज आती हैं। कोहलबर्ग की टोटल 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। मॉरल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल्स बेस देयर मॉरल जजमेंट्स। जो व्यक्ति है वो अपने नैतिक निर्णय किस पर आधारित करते हैं। अवॉइडिंग फिजिकल पनिशमेंट फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स। पोस्ट कन्वेंशनल में बाहर से नहीं है मॉरलिटी, खुद की सेल्फ की होगी। सीकिंग अप्रूवल एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशंस, ये सेकंड लेवल है। गुड बॉय नाइस गर्ल। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, अपने खुद के एथिक्स होंगे, अपने खुद के प्रिंसिपल्स होंगे जिनको वो सही और गलत मानता है, ठीक है। ब्लाइंड ओबीडियंस टू रिजिड सोशल लॉज, आंख बंद करके बस नियमों का पालन करते जाओ, गलत है सही है कोई मतलब नहीं है, चलता है दे चलता रहे, जबकि गलती है वो देखा जाए तो क्राइम है, बट गिफ्ट कह के चलाने लगेंगे, है ना। तो ये क्या है? अप्रूवल है, अप्रूवल मेंटेनिंग है कि हाँ
थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे, जिसमें आप प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं आपको, है ना, गलत के खिलाफ आवाज, या सती प्रथा से लेकर के जितनी भी कुप्रथाएं हैं वो सब, क्योंकि कुछ लोगों का जो प्रिंसिपल्स थे वो एथिकल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में उन्होंने काम किया और बदलाव लाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल्स पोजेसिंग हाई विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस दृश्य स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल का मतलब स्पेस से है, जिन लोगों की जिन लोगों को दिशाओं का ज्ञान अच्छा होता है, अच्छी पेंटिंग अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, है ना, तो ये विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। जो आपकी गूगल वाली आंटी अगर एग्जिस्ट करती हैं कि इंसान होती, तो गूगल वाली दीदी कह लीजिए जो आपका मन करे, तो उनमें हाई स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है ना। मतलब कोई व्यक्ति है जो एकदम वैसा ही स्केच बना देता है जैसे आप दिखते हैं, तो उसके अंदर हाई स्पेशल इंटेलिजेंस है। आपके घर का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हाई क्या कहेंगे, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है, कि विजुअली चीज़ों को देख के एज इट इज़ वो रिक्रिएट कर सकता है। आपका इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, जो नक्शा बनाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो वो भी जो है आपके, या मूर्तिकार है, अब मूर्तिकार में भी स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, और दूसरा साथ में आपकी एक बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होगी, दोनों भी किसी व्यक्ति में हो सकती हैं, या एक से ज़्यादा ऑफ कोर्स। एबिलिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड एक्यूरेटली, बात तो सही है, इसमें थर्ड ऑप्शन 56% लोग कह रहे हैं। हाईली स्किल्ड इन मैनिपुलेटिंग बॉडी मूवमेंट्स, ये बॉडीली काइनेस्थेटिक है ना कि स्पेशियल, कि भाई कोई जिमनास्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, डांसर बहुत अच्छा है, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इसमें बॉडी को मूव करने में। प्रोफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन इनिशियल परसेप्शंस, ये भी सही है कि इनिशियल परसेप्शंस को आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इमेजिन करके कुछ बना सकते हैं। एक्सीलेंट सेंसिटिविटी टू रिदम एंड पिच, रिदम और पिच लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित बुद्धि है। तो 8 प्रकार हैं बुद्धि के गार्डनर के अकॉर्डिंग, जिसमें से ये दोनों हैं, फर्स्ट और थर्ड। बात सही है, फर्स्ट और थर्ड। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 पे जाएंगे। जैसे आपके इंटीरियर डेकोरेटर्स में ड्राइवर्स जिनको दिशाओं का ज्ञान है, पता है कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है ना, ये सब उनमें भी ये मिल जाएगा। सर्जन में भी मिलेगी ये, और सर्जन में साथ में बॉडी काइनेस्थेटिक भी होगी, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जन के लिए या पायलट के लिए, ठीक है ना, है दोनों उनमें, स्पेशल भी है और ये भी है, फोटोग्राफर में जनरली मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये क्या कहता है, एक्सपेक्टिंग विमेन टू बी इमोशनली एक्सप्रेसिव, यानी ये एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा रखना कि महिलाएं जो हैं वो भावनात्मक रूप से अभिव्यक्त करने वाली ही होंगी, और मैन टू बी रैशनल, और लोग जो मैन है, आदमी है, वो तर्क संगत ही होंगे, एंड टफ, हमेशा मजबूत होंगे, आर एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर डैश विच ऑफन लीड्स टू जेंडर डैश। बताइए, इसका जवाब तो आप इजीली दे देंगे, इसमें तो कोई समस्या मेरे ख्याल में नहीं आनी चाहिए। क्या आवाज में दिक्कत है? नहीं, यहाँ से तो ठीक है यार, दिक्कत है तो कमेंट्स में बता देना बाद में, अभी तो फटाफट से 30 सवाल करेंगे, एकदम नींद आ रही है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो 89% लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ ही रहा है कि अगर आपने ये मान ही लिया है, देखो ये मान लेना बिना कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, या ऐसा आपने समाज में देखा होगा कि अच्छा ऐसा होता है, आप कहेंगे हाँ हाँ मम्मी तो अपनी बात कह लेती हैं, पापा तो मन में ही रखते हैं, वो होते हैं ना कुछ लोग कि जी हम मर्द हैं साहब, हमें कहाँ अपना दुख जताना आता है, तो वो समाज ने आपको सिखाया है, कोई इसमें पैदा होके आपके ऊपर चिट लगी हुई नहीं आई थी कि आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, है ना। उसमें बायोलॉजी का रोल है भी तो बहुत कम है, ठीक, वैसे तो इस बात में तो नहीं है, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल रोल आपका स्ट्रेंथ में आ सकता है, बट वो भी सारे मेल सेम स्ट्रेंथ रखते हैं नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। कर्णम मलेश्वरी 130 किलोग्राम उठा लेती हैं, क्या सारे पुरुष जो हैं 130 किलोग्राम उठा लेते हैं इजीली? नहीं। मैरीकॉम जैसा मुक्का मारती हैं, सारे पुरुष वैसा मुक्का मारेंगे भाई? नहीं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। अगर आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं सारी वो इमोशनली एक्सप्रेसिव ही होंगी और उन जो पुरुष हैं वो हमेशा तार्किक ही होंगे, तो एक से एक कुतर्क या वितर्क करने वाले पुरुष आपको मिल जाएंगे कि तर्क का लेना देना भी नहीं है उनके आसपास, और ऐसी महिलाएं भी मिल जाएंगी, या ऐसी महिलाएं भी मिल जाएंगी जो बहुत रैशनल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, इमोशंस के साथ उनकी मॉरलिटी केयर की तरफ से आती है, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन ये मान लेना बाय डिफॉल्ट कि हर व्यक्ति के बारे में ऐसा ही होगा, ये कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो ये बायस लेकर के आएगा। स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है उसके बेसिस पे आपने मान लिया कि हाँ ऐसा ही होगा, पुरुष जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, महिलाएं वीक होंगी। बायस किसी भी एक तरफ फिर आप झुकने लगते हैं,
भाई जो व्यक्ति ये मानता है कि इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगी महिलाएं और पुरुष जो है रैशनल होंगे, फिर वो बाय डिफॉल्ट ये मानने लगेगा कि पुरुष जो है वो मैथ्स में ज्यादा अच्छे होंगे महिलाओं से। अब ये बायस भी आ गया। फिर स्टीरियोटाइप से ये स्टीरियोटाइप है कि मान लो कि पुरुष जो है उनका मैथ्स गणित अच्छा होगा, फिर शकुंतला देवी भी आपके पास एग्जाम्पल है जिनका गणित अच्छा है, ऐसी बहुत महिलाएं मिल जाएंगी अगर सही एनवायरमेंट मिले। तो जब आपने ये स्टीरियोटाइप पाला हुआ है कि सर्टेन चीजों में कि मैथ्स में तो लड़के ही अच्छे होंगे, फिर आपकी बेटी अगर मैथ्स में अच्छी नहीं होगी तो आप कहेंगे हाँ तुम तो लड़की हो इसलिए अच्छी नहीं हो, जबकि आपको ये देखना था कि इसका ट्यूशन लगवाएं, इसको कहाँ मदद करें, तो फिर आप बायस्ड हो जाएंगे। कोई बात नहीं। और अच्छा, किसी लड़के को अगर साइंस नहीं लेनी है तो घर वाले कहेंगे भाई तुम कैसे लड़के हो, बताओ तुमको साइंस नहीं लेनी है, तुमको ह्यूमैनिटीज पढ़ना है। तो ये बायस आ गया किससे, स्टीरियोटाइप से। किसी भी एक तरफ फिर आप झुकने लग जाएंगे क्योंकि आपके अंदर पहले से स्टीरियोटाइप भरा हुआ है। तो ये एक बेसिक सी बात है। हिंदी में रूढ़िवादिता या पूर्वाग्रह को सेम ही कह देते हैं, बट बायस का मतलब पक्षपात, किसी भी एक तरफ झुके होना। स्टीरियोटाइप में ऑलरेडी बायस होता ही है कुछ ना कुछ, कि तभी वो स्टीरियोटाइप बना है। इसमें फ्लूइडिटी या बाकी ऑप्शंस बनते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। असर्शन क्या है? अ टीचर शुड मेंटेन एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड कंटेनिंग रिटन अकाउंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेली इवेंट्स एंड स्पेसिफिक बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर टाइम। एक शिक्षक को समय के साथ छात्रों की महत्वपूर्ण दैनिक घटनाओं और विशिष्ट व्यवहारों के लिखित विवरण वाले दृष्टांत अभिलेख को बनाए रखना चाहिए या लिख के रखना चाहिए। वो जो डायरी में नहीं लिख देते टीचर, कई बार नोट लिखते हैं। कब लिखते हैं? रोज नहीं लिखते। मान लो कॉपी लाने को कहा था और आप नहीं लाए, किसी बच्चे ने किसी बच्चे को पीट दिया, कुछ बहुत अच्छा हो गया, कोई एक विशेष घटना जो लिखने जाए, कोई एनेक्डोट, हर चीज नहीं लिखी जाएगी, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जरूरी हैं। सही बात है। रीजन क्या है इसका? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड रिच क्वालिटेटिव डेटा दैट हेल्प्स द टीचर अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिक नीड्स। कि बच्चे की नीड क्या है। अगर आप देख रहे हैं बार बार मैथ्स में ही फेल हो रहा है तो फिर आप उस तरफ ध्यान देंगे, या आप देख रहे तो वो एनेक्डोट्स जो होंगे, रिकॉर्ड्स जो होंगे, उससे पता लगेगा। तो दोनों बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे का सही उदाहरण भी है, फर्स्ट ऑप्शन या सही रीजन भी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। अ चाइल्ड विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी वाला बच्चा है, इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इन द क्लासरूम। एडीएचडी वाला बच्चा कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा या क्या उसके लक्षण होंगे? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है एक, जिसमें बहुत देर तक एक चीज पे अटेंशन नहीं फोकस करके रख सकता। हम सभी को अटेंशन में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है। भाई कोई होगा बच्चा जो धीरे धीरे अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाएगा, हो सकता है वो 4 घंटे पढ़ लेता हो लगातार। एक व्यक्ति होगा जो 25-25 मिनट, भाई जिनसे ज्यादा देर नहीं पढ़ा जाता, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो इनको पार्ट्स में तोड़ के जो है आपको काम देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत देर तक अटेंशन एक जगह पे नहीं लगा के रख पाते, या बहुत जल्दी जल्दी अटेंशन इनकी वो हो जाती है भंग, कि अभी 5 मिनट पहले ड्राइंग कर रहे थे, 2 मिनट बाद खिड़की पे झांकने लगे, 3 मिनट बाद फोन चलाने लगे। ये तो खैर हालत आपकी भी होगी, बट आपको ये डिसऑर्डर है ये नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि एडीएचडी वाले की नॉर्मल से भी ज्यादा दिक्कत है उसको। एक्सट्रीमली लॉन्ग अटेंशन स्पेन फॉर टीडियस टास्क, बहुत उबाऊ काम भी घंटों तक कर लेते हैं। नहीं भाई, इसके लिए तो बहुत अटेंशन चाहिए, इसलिए एडीएचडी में तो बैठ ही नहीं पाएगा इतना लंबा समय तक बच्चा। एक्सेप्शनल एबिलिटी टू रिमेन परफेक्टली स्टिल फॉर आवर्स, टिक के बैठ जाए। नहीं भाई, हाइपर एक्टिव है बच्चा, अटेंशन में भी कमी है और हाइपर एक्टिव भी बहुत ज्यादा है, उछल कूद क्लास में, है ना, आपको मूव करते हुए दिख जाएगा, टिक के नहीं बैठ पाएगा। इम्पल्सिविटी एंड डिफिकल्टी सस्टेनिंग फोकस ऑन अ सिंगल टास्क, यानी आप इम्पल्सिव हैं, आवेग में आ जाते हैं, और सिंपल टास्क पे भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही है। मुश्किल टास्क पे तो जनरली सबको होती है, बट सिंपल पे भी आप कम देर तक भी ध्यान एक जगह पे नहीं लगा के रख पाता है। हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ओवरली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हैबिट्स, ऐसा नहीं है, ये हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हैबिट्स नहीं होती। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसा हो सकता है जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, 2 मिनट पहले ड्राइंग बना रहे थे, 3 मिनट बाद फिर कुछ और खेलने लग गए, 5वें मिनट में देखा तो खिड़की के बाहर देखने लग गए, और या फिर उछल कूद मचाते रहते हैं, एक जगह पे ध्यान टिका के नहीं रख पाते ये बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर, तो इनको पार्ट्स में तोड़ के देनी होती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्रोप्रिएट एकोमोडेशंस फॉर अ स्टूडेंट विद सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट। एक समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, जहां हर एक बच्चा सीख सकता है, हर तरह के बच्चों को आपको इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव क्लासरूम तभी कहलाएगा। तो एक बच्चा है, उसके लिए आप क्या एकोमोडेशंस करेंगे, यानी क्या बदलाव करेंगे जिसको विजुअली देखने में दिक्कत है। तो देखने वाले बच्चे के लिए ये बदलाव थोड़ी करेंगे कि आप कहें कि तुमको देख के ही पढ़ना है, अब उसको तो देखने में ही दिक्कत है। अगर थोड़ी बहुत विजुअल प्रॉब्लम है तो आगे बिठा सकते हो, आईसाइट की प्रॉब्लम है मान लो, चश्मा लगा दिया ये वो, लेकिन अगर सीवियर विजुअल प्रॉब्लम है, देख ही नहीं सकता है या बहुत कम देख सकता है, तो उस केस में क्या करोगे आप? स्क्राइब कह देते हैं पेपर में,
एग्जाम्स में स्क्राइब ले जा सकते हो जो लिख सके आपके साथ, जिनको विजुअली दिक्कत है। सेकेंड ऑप्शन 62% लोग कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली रिटन मटेरियल के थ्रू ब्लैक बोर्ड पे। जिसको देखने में दिक्कत है उसको ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी दिखाने को कहोगे। जो सेंसेस में दिक्कत है वही सेंस इस्तेमाल कराओगे। नहीं भाई, बाकी सेंसेस का इस्तेमाल कराओ। अगर देखने में दिक्कत है तो सुनने का प्रयोग करो कि वो सुन के सीख पाए। ब्रेल लिपि, टच मटेरियल, टैक्टाइल मटेरियल के थ्रू सीख पाए। एक्टिविटी कुछ ऐसी करा दो जो वो कर पाए। यूजिंग टैक्टाइल मटेरियल एंड 3D मॉडल्स, जिसको टच एंड फील करके वो सीख पाए। क्योंकि देखने में दिक्कत है, टच तो कर सकता है, सुन तो सकता है, बात सही है। एग्जाम्प्टिंग द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज, उससे कोई काम ही मत कराओ, शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रखो। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, ये गलत बात है। आपको सिखाना है बच्चों को, ऐसा नहीं है कि आप उसको हटाई दें। प्रोवाइड ऑडियो रिसोर्सेज एंड ब्रेल बुक्स, ये बात सही है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, जो कि सेकंड ऑप्शन है जिसमें मैक्सिमम लोग कह भी रहे थे, 75% लोग, सही है ये जवाब आपका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कहता है 24वां सवाल? व्हेन अ चाइल्ड रेपिटेडली फेल्स इन स्कूल इट जनरली इंडिकेट्स दैट। जब कोई बच्चा बार बार स्कूल में विफल होता है तो सामान्यतः क्या दर्शाती है ये बात? दैट द चाइल्ड लैक्स द जेनेटिक इंटेलिजेंस टू लर्न एनीथिंग। बच्चे में जेनेटिक मेकअप नहीं है इसीलिए फेल हो रहा है, वो हेरिडिटी ही खराब है, आईक्यू ही बेकार होगा, या वॉटेवर, मतलब बच्चे में फिक्स एबिलिटी होती है ये मान लिया है। नहीं, एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। जेनेटिक्स इसका रीजन है इसलिए फेल हो रहा है? नहीं भाई, एनवायरमेंट भी रीजन हो सकता है, 50 और रीजन हो सकते हैं। द चाइल्ड्स फैमिली इज सोनली रिस्पॉन्सिबल, बच्चे की फैमिली को रिस्पॉन्सिबल नहीं भाई, आपको अपने स्कूल के सिस्टम को सुधारना है, उसमें कमियां देखनी है, अपने मेथड्स में कमियां देखनी है, ना कि बच्चे में कमी निकालने जाओगे। समझ रहे हो? या बच्चे के परिवार में। द सिस्टम एंड स्कूल, हो भी सकती है दिक्कतें, बट यही एकमात्र रीजन नहीं है। द सिस्टम एंड स्कूल एनवायरमेंट हैव फेल्ड टू केटर टू द चाइल्ड्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। ये बात एकदम सही है कि हो सकता है वो बच्चा थोड़ा धीमे सीखता हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट ना बन पा रहा हो, है ना, अलग अलग मेथड से सीख पाए। तो स्कूल और सिस्टम जो है उस बच्चे को नहीं समझ पाया है, उसकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा नहीं दे पाया है। जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है ना। द चाइल्ड इज इंटेंशन, क्योंकि हम पढ़ा नहीं पा रहे, वो पढ़ तो सकता है, बस आपको तरीके देखने हैं। द चाइल्ड इज इंटेंशनली बीइंग स्टबर्न एंड डिसोबीडियंट। बच्चा जो है जिद्दी है इसलिए नहीं पढ़ रहा। ये फालतू बातें, इन पे नहीं जाना है आपको, वो आपको देखना है कैसे मैनेज करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड्स लर्निंग। कौन सा एक पर्सनल फैक्टर है, व्यक्तिगत कारक है, जो एक व्यक्ति की लर्निंग को प्रभावित करता है, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। दो प्रकार के कारक होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, बच्चे की लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, पर्सनल और एनवायरमेंटल। पर्सनल जो बच्चे से जुड़े हुए हैं, उसकी एज, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड और मोटिवेशन लेवल क्या है, ये सब जो है बच्चे से जुड़े हुए हैं। इंटेलिजेंस का स्तर क्या है, एनवायरमेंट कैसे मेथड से पढ़ाया जा रहा है, स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है, घर का एनवायरमेंट कैसा है, ये सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। पूछा क्या है हमसे? पर्सनल फैक्टर जो बच्चे से संबंधित है, बच्चे से जुड़ा हुआ है। द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग पर्सनल फैक्टर नहीं है, एनवायरमेंट का फैक्टर है, बच्चे से जुड़ा हुआ फैक्टर नहीं है, बच्चे की पर्सनली बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं है, सबके लिए एक ही जैसा है। द पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, जो तरीके इस्तेमाल में आ रहे हैं वो भी एनवायरमेंटल है ना, वो भी वातावरण का, कि आप किन विधियों का उपयोग कर रहे हैं, ये वातावरणिक कारक हैं, ये कोई पर्सनल कारक नहीं है, दोनों ही। द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली, ये भी एनवायरमेंट में है ना, कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है। द चाइल्ड्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड फिजिकल हेल्थ, बच्चे के आंतरिक अभिप्रेरणा और उसकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है, ये बच्चे से जुड़ा हुआ फैक्टर है, उस पर्टिकुलर बच्चे से। एनवायरमेंट के फैक्टर्स बाकी हैं, ठीक है। तो बच्चे से जुड़ा हुआ उसकी एज, फिजिकल हेल्थ कैसी है, मोटिवेशन का स्तर क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी है। बाहर में तो कई बार एनवायरमेंट का भी रोल हो सकता है कि वो बाहर क्या देख रहा है चीजें, तो वो उन चीजों से इंस्पायर्ड होगा। आज आईफोन आता है तो आपको आईफोन चाहिए, उसकी मोटिवेशन आ गई। 200 साल पहले आईफोन नहीं आता था, तब आईफोन नहीं चाहिए था किसी को, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में चला जाएगा फिर, है ना। तो कुछ चीजें इंटरनल होती हैं, वो अलग है। पर्सनल फैक्टर में इंटेलिजेंस, मोटिवेशन बच्चे का, इंटरेस्ट, हेल्थ, रेडीनेस, सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट कैसा है, खुद के बारे में खराब सोचता है, अच्छा सोचता है। एनवायरमेंट में एनवायरमेंट, फैमिली का एनवायरमेंट, स्कूल का एनवायरमेंट, पीयर ग्रुप जो उसके साथी समूह, दोस्त कैसे हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, किस कल्चर में रहता है, टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बात सही है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और 4 सवाल हैं, फिर आप अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर, हम दोनों अपने अपने घर हैं, बट इट्स फाइन, कहते हुए अच्छा लगता है, पुरानी स्कूल वाली वाइब आती है। चलिए देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन कंपेयरिंग द थियरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की,
which of the following statements correctly identifies their fundamentally different views on the relationship between learning and cognition? अधिगम और कॉग्निशन के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, ये बस कॉग्निशन तक ही रहेगा क्योंकि थियरी तो दोनों ने ही, या फिर कह सकते हो ये भी है ना कि लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में। तो अधिगम और संज्ञान को लेकर के अधिगम का क्या प्रभाव है, इस पे पियाजे अलग बात करते हैं, वाइगोत्स्की अलग बात करते हैं। पियाजे कहते हैं कि लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होगी, वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं, पियाजे बिलीव दैट सोशल लर्निंग प्रोसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं, पियाजे तो कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लर्निंग होगी। वाइगोत्स्की आर्ग्यूड दैट सोशल लर्निंग प्रोसीड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वेयरएज पियाजे बिलीव दैट डेवलपमेंटल रेडीनेस, डेवलपमेंटल रेडीनेस मतलब वो डेवलपमेंटली यानी जो दिमाग है वो किस स्टेज में है डेवलपमेंट की, उस हिसाब से उसको चीजें सिखाई जाएंगी, तब आप लर्निंग करा पाओगे। वाइगोत्स्की कह रहे हैं एज मैटर नहीं कर रही, आपकी लर्निंग जो है जब आपने सीख लिया तो आप अपने आप डेवलप हो जाओगे। तो ये इनके बीच में टसल चलती रहती है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो कि वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में कभी और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वाइगोत्स्की और पियाजे की जब हम बात कर रहे हैं तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, जो आप सीख रहे हैं उससे आपका विकास होगा, एज मैटर नहीं कर रही। पियाजे कह रहे हैं कि भाई पहले जो डेवलपमेंटल रेडीनेस है यानी डेवलपमेंट की जो स्टेज है, जितना दिमाग का डेवलपमेंट आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, सेंसरी मोटर में है, उससे उस हिसाब से आपको लर्निंग कराई जाएगी, उस हिसाब से आपका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। बोथ थियरिस्ट फॉर्मली अग्रीड दैट लर्निंग एक्टिवली पुल्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं है, दोनों सेम बात नहीं कहते, इसमें अलग हैं वो। डेवलपमेंट आर एंटायरली इंडिपेंडेंट, नहीं भाई। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, द डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन अ चाइल्ड्स इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड देयर एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। डायनेमिक मतलब बदलता हुआ इंटरप्ले है, समय समय पे किसी स्टेट में इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है भाई, आपने भाषा कौन सी आपको आती है, इसमें एनवायरमेंट का बड़ा रोल है कि जिस माहौल में आप बड़े हुए, है ना। इनहेरिटेड ट्रेट्स में आपकी आंखों का रंग, बॉडी का स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस का लेवल, ये सब आ जाता है। तो बात हो रही है कि डिस्क्राइब बाय दी के डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन अ चाइल्ड्स इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड देयर एनवायरमेंट। कौन सी एक थियरी के हिसाब से इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो डेवलपमेंट की डिबेट है एक, नेचर वर्सेस नर्चर की। नेचर का मतलब है हेरिडिटी जो फिक्स्ड है, नर्चर मतलब एनवायरमेंट जो डायनेमिक है, जिसमें बदलाव हो सकता है। इन दोनों के गुणनफल के डायनेमिक इंटरप्ले की बात हो रही है डेवलपमेंट पे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट होती है कि जैसे पियाजे कहते हैं स्टेजेस में होता है, टूट करके चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस है डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस से चलता रहता है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं अर्ली डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद के डेवलपमेंट से, कुछ लोग कहते हैं नहीं जीवन भर इंपॉर्टेंट है, जैसे एरिक्सन कहते हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव चाइल्ड डिबेट नहीं, बच्चा पैसिव नहीं होता, ये तो बात क्लियर ही है, ज्यादातर लोगों के लिए क्लियर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिससे मीनिंग ऑफ अ वर्ड चेंज हो सकता है ना। कि अगर मैंने बोला सिटी को, अगर मैंने सिटी बोल दिया तो मतलब बदल जाएगा, बात सही है। या फिर थोड़ा भी आपने साउंड में चेंज किया तो मतलब बदल जाएगा। साउंड की सबसे छोटी इकाई है, बस हल्का सा सिटी और सिटी में छोटी ई और बड़ी ई का ही अंतर है बोलने में, लेकिन ये इतनी सी जो यूनिट है, बस साउंड की सबसे छोटी इकाई है, इससे मीनिंग बदल जाएगा वर्ड का। फोर्थ ऑप्शन फोनीम है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो सबसे छोटी साउंड की यूनिट है, इसके बिना साउंड फिर साउंड रहेगा ही नहीं और ये मीनिंग चेंज कर सकता है। सिमेंटिक होता है सेंस से संबंधित, कि भाई भाषा में कुछ चीजों का मतलब सही हो सकता है बट एक सेंस नहीं निकलेगा उस चीज का। जैसे किसी के दादाजी एक्सपायर हो गए तो ये सिमेंटिकली गलत है, क्योंकि दादाजी एक्सपायरी डेट के साथ पैदा नहीं हुए थे, वो पास अवे हो सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है ना, वो एक्सपायर नहीं हो सकते अचानक से। लेकिन हम अपने कल्चर में, आपने आसपास में भी यही सुनते हुए बड़ी हुई हूँ हम सब, तो ये सिमेंटिकली रॉन्ग है ये स्टेटमेंट जो है। क्यों? सब कुछ सही है, सारी चीजें अपनी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है ना, सब्जेक्ट जहां आना था, कर्ता जहां आना था, ऑब्जेक्ट जहां आना था, वर्ब जहां आनी थी, सब सही है। जैसे मैडम ड्राइव्स बाइसिकल भी एक आपका पेपर में आया हुआ है, जो बहुत बार कहा जाता है कि मैडम जो है वो ड्राइव करती हैं किसको, बाइसिकल को, यानी साइकिल चलाती हैं। अब बाइसिकल
साइकिल ड्राइव नहीं की जाती, गाड़ी को ड्राइव करते हैं। आप साइकिल के ऊपर बैठा जाता है तो उसको राइड करते हैं, घोड़े को आप राइड करते हैं, हॉर्स राइडिंग बोलते हैं, हॉर्स ड्राइविंग नहीं बोलते, ठीक है ना। तो ये सिमेंटिकली गलत हो गया क्योंकि सेंस सही नहीं बन रहा। सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, कि आप ऐसा तो नहीं है कि जा रहा हूं घर बोल रहे हैं या घर जा रहा हूं, तो घर जा रहा हूं बोल रहे हो तो आप सिंटेक्स सही है, इसका स्ट्रक्चर सही है। मॉर्फीम क्या है, मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट है ना, कि अर्थ है किसी चीज का या नहीं। जैसे च का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है तो इस मॉर्फीम नहीं है, फोनीम हो गया। वाटर सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट क्या है, वाटर को तोड़ दोगे तो वो अलग हो जाएगा, टर अलग हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है दोनों का। तो वो मॉर्फीम के लिए स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ये भाषा की कुछ कुछ इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये क्या कहता है, स्कूल्स आर कंसिडर्ड अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल्स को आप प्राथमिक एजेंट कहते हैं, ये बात ही गलत है, स्कूल सेकेंडरी एजेंट है सामाजिकरण के। चिल्ड्रन लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड फाउंडेशनल वैल्यूज एक्सक्लूसिवली एट स्कूल। नहीं भाई, फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा घर से ही सीख के आता है, पहली भाषा उसको आ जाती है, फाउंडेशनल वैल्यूज भी वहीं से आ जाती हैं। तो ये भी कहना गलत है कि एक्सक्लूसिवली वहीं सीख रहा है, घर पे और स्कूल में दोनों जगह सीख सकता है। तो ये दोनों ही बातें फॉल्स हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, 85% लोग सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, 30th क्वेश्चन देखिएगा, अ हाईली क्रिएटिव चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू डिमॉन्स्ट्रेट। वो बच्चा जो अत्यधिक रचनात्मक है, क्रिएटिव है, कुछ नया सोच पाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता है, नोवल सोच पाता है, कुछ अलग हटके करता है, वो क्या प्रदर्शित करेगा, उसमें क्या लक्षण होंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स, रूल्स के मुताबिक ही चलेगा तो फिर क्रिएटिव तो हो गया वो, कि जो कह दिया वही मान ले तो फिर कुछ नया सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं से एक उत्तर पे पहुंचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिशाओं में सोच पाना। डाइवर्जेंट थिंकिंग इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ डीसी साथ चलता है, सीसी साथ नहीं चलता। कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं चलते, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ चलते हैं, ऐसा जॉय पॉल गिलफर्ड भी कहते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका डीसी। रोट मेमोराइजेशन नहीं, रटने वाला बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता, मतलब एटलीस्ट वो जिस भी चीज को रट रहा है उसमें तो क्रिएटिव नहीं है वो। कुछ नए ढंग से सोच पाना किसी चीज को, है ना, कोई ट्रिक बना लेना, डिफरेंट कुछ सोच पाना हट के, वो क्रिएटिविटी है। अ लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, ये भी क्रिएटिव बच्चे के लक्षण नहीं है। क्रिएटिव बच्चा जिज्ञासु मिलेगा, अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो कुछ नया बनेगा ही नहीं। आप में जिज्ञासा नहीं, खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, ना कुछ नया जानना है, ना कुछ करना है, ना कुछ बनाना है, तो आप जिज्ञासु तो है नहीं, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी क्रिएटिविटी। क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा तो मस्ट है एक बच्चे में, और गिफ्टेड बच्चों में यही है कि जिज्ञासा बहुत ज्यादा है। जिज्ञासा अगर कम है तो वो बच्चा गिफ्टेड नहीं हो सकता। आपने समाज ने मार दी हो जिज्ञासा, बात अलग है कि आप जब बचपन में बच्चा बचपन से क्वेश्चन पूछता था, दीवारों पे पेंट बनाता था, आप उसको डांटते ही रहे, आपने कहा नहीं सवाल तो पूछना ही नहीं है बेटा, चुपचाप से जो कहा जा रहा है वो करो, तो उस केस में जिज्ञासा खत्म होने लगेगी और क्रिएटिविटी मरने लगेगी बच्चे में। अब सारी चिंतन, मौलिकता और विचारों का प्रवाह, नंबर ऑफ थॉट्स अच्छे खासे हैं, फ्लुएंसी है बेसिकली थॉट्स में, आइडियाज में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकर दिशाओं में सोचता है। ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, अपने विचार सोचेगा, कुछ अपना कुछ अलग सोचेगा, ये नहीं है देखा कॉपी कर लिया। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो वन करेक्ट सॉल्यूशन पे जो ध्यान देती है, जैसे 4 ऑप्शन में से एक चूज करना था, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, इसमें कुछ नया नहीं बनाया आपने, जस्ट चूज किया है, जो ये 4 ऑप्शन में से एक का जवाब आपने सोचा है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ना। लेकिन एक आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया, बड़ा क्रिएटिव सवाल, आपने उस जवाब उस सवाल का दिया, अलग अलग दिशाओं में आपने सोचा, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्योंकि ये दिशाओं में जा रही है, इसको अपसारी चिंतन कहेंगे। लास्ट एक और सवाल है एक्स्ट्रा में, वैसे तो 30 क्वेश्चन नहीं करने थे। अ 5-year-old चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट अ पर्सन्स जेंडर रिमेन्स द सेम इवन इफ दे चेंज देयर क्लोथिंग और हेयर स्टाइल। दिस कॉग्निटिव रियलाइजेशन इज नोन एज। एक 5 साल का बच्चा है जो समझता है कि एक व्यक्ति का जेंडर वही रहता है, भले ही वो अपने कपड़े या हेयर स्टाइल बदल ले, कि एक लड़का है तो वो लंबे बाल रख सकता है, एक लड़की है वो छोटे बाल रख सकती है। क्या उससे जेंडर चेंज होगा? नहीं। कपड़े कोई भी कुछ भी पहन सकता है, जेंडर चेंज होगा? नहीं। तो जैसे बच्चा ये सीख जाता है 3 से 5 वर्ष के बीच में कि जैसे आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, वैसे आप अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जेंडर कॉन्स्टेंसी है, कि जेंडर कॉन्स्टेंट होता है, ये वो समझने लगता है। ये थियरी भी है कोलबर्ग की इस पे, जेंडर कॉन्स्टेंसी की, कि जेंडर कॉन्स्टेंट है, यानी हालांकि इसमें जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट में फ्लूइडिटी होती है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे, बट जेंडर को आप ऐसे नहीं बदल सकते जैसे आप कपड़े बदल लेते हैं। तो जेंडर बायसनेस, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन, वो सब की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, 64।